हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, बहुत सारे मैराथन क्लास के बाद आज आपको शॉर्ट क्लास करवाएंगे जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। आज के क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 33 क्वेश्चन है जीके जीएस के, जो कि ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक एस्पिरेंट है जो कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 33 क्वेश्चंस आपको जानने ही चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस चैनल के अंदर मैंने करवाए हैं, डेली करवा रहा हूं, आप लोग जरूर देखिए। कुछ क्लासेस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, आगरा शहर को किसने बसाया था, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने। देखिए, क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग लैंग्वेज होता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, आगरा शहर को किसने बसाया था। लेकिन आंसर आपका एक ही होगा, सिकंदर लोदी। याद रखिएगा कब बसाया था या आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी, तो 1504 ईस्वी में, 1504। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था। तो देखिए, गुप्त वंश ने लगभग जो है 300 वर्षों तक शासन किया था। याद रखिए, अगर आपसे पूछे गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्री गुप्त ने की थी। याद रखिएगा, श्री गुप्त ने। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं 10 मिनट के अंदर ही आपको क्लास ये कंप्लीट करवा दे, क्योंकि ये 10 मिनट का ही शो आपका होने वाला है। तो देखिए, इनमें से कौन से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था। तो भाई चलिए देखते हैं इनमें से कौन से वो गुप्त शासक थे जिन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाले भाग में स्थित या उत्कर्णित शब्द जो है सत्यमेव जयते, ये किस संदर्भ से लिया गया है। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके निचले वाले भाग में जो शब्द लिखा हुआ है वो है सत्यमेव जयते। आप सभी देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो ये जो सत्यमेव जयते है, इसको कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से एक लिया गया है। उसका नाम क्या है, तो मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मुंडकोप होता है, मुंडकोपनिषद से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है। तो देखिए, अशोक के बारे में अगर जानना है तो उसका सबसे अच्छा स्रोत है उनका शिलालेख। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो याद रखिएगा सभी, ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी या अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था, तो याद रखिएगा साथियों टी पेंथेलर ने लगभग 1760 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए, अगर आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप है ना, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था 1835-36 में। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। यानी गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 25-25, 2 बार 25-25। ठीक है, 25-25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी इनमें से कौन सी एक नहीं है। तो देखिए, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी एक नहीं है पूछा है, तो सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी आपकी है। इसके अलावा साथियों गंडक नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, कोसी नदी भी है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा, अगर आप बात करें स्वर्ण रेखा नदी की कि कहाँ पर यह बहती है, तो झारखंड उड़ीसा राज्य में ये बहने वाली नदी है। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा वो टाइगर रिजर्व है जहां से बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य यानी गायब होने की खबर है, तो सरिस्का
याद रखिएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये साथियों कहाँ पर स्थित है तो ये आपको जानना चाहिए। सरिस्का जो है राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान में एक जिला का नाम है अलवर, तो राजस्थान के अलवर जिले में ये स्थित है। ठीक है, और देखिए बात करें तो इसका क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी और यह 1955 में, देखिए याद रखिए 1955 में इसे वन्यजीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया था। और एक चीज याद रखना कि सरिस्का टाइगर रिजर्व को 1978 में बाघ परियोजना योजना रिजर्व का दर्जा दिया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है। तो देखिए भारत में स्थापित होने वाला प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है साथियों, याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर एटॉमिक प्लांट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के टिंचर, देखिए आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिए आयोडीन का जो टिंचर होता है इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे। तो देखिए सूफी संत जो स्थान पर निवास करते थे उसे किस नाम से जाना जाता था, तो खानकाह। ऑप्शन नंबर ए खानकाह। नेक्स्ट है, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब देखिए निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में जो है वो कम वर्षा होती है। इस तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो बाष्पीकरण। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी बाष्पीकरण। कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला है, इनमें से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो देखिए धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी साथियों। याद रखिए दोमट मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा जल सोखने वाली मिट्टी होती है। अगला है, जनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो याद रखिए जनपद की जानकारी जो है ये कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध साहित्य से। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध साहित्य। इनमें से सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है। तो साथियों सुपर मून के बारे में आपको जानना चाहिए। तो देखिए सुपर मून किसे बोलते हैं, तो इसमें चांद जो होता है ना, चांद आमतौर पर ज़्यादा बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। यह तब होता है जब चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए एकदम जो है नज़दीक आ जाता है, और इस दिन जो है पूर्णिमा भी होना चाहिए, पूर्णिमा। लेकिन देखिए बात करें ना साथियों कि ये जो है अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में अभी अगला सुपर मून कब दिखेगा, तो 30 अगस्त को। 30 अगस्त को रक्षाबंधन के टाइम जो पूर्णिमा है उस दिन ये आपको दिखेगा, और ये दोबारा आपको 2032 में दिखने वाला है। इस बार बहुत ही अच्छा मौका होगा। देखिए 2023 की 4 जो है सुपरमून घटनाओं में से 2 तो है अगस्त में होगी। पहली मंगलवार को 30 अगस्त को एक नीला सुपरमून होगा जो कि 2032 तक दोबारा नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करें सुपरमून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है, तो 14%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इनमें से कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है। तो देखिए कौन सा वो राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा साथियों करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये किससे संबंधित है, तो साथियों याद रखिए सड़क परिवहन से। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें साथियों, तो देखिए वर्ष 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय जो है ना ये 4 बड़े महानगरों को, कौन कौन सा, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई गई थी, जिसको ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना नाम दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटता है कहाँ पर। तो याद रखिए पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग जो है एक दूसरे को काटता है झांसी में। तो राइट आंसर होगा झांसी। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो देखिए ऊर्जा का परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। ये जो है गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है साथियों। बाकी प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला जो है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत ही है।
अगला क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कायदे आजम किसको कहा जाता है? तो देखिए कायदे आजम जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है मोहनजोदड़ो इनमें से कहाँ पर उपस्थित है या अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंध में स्थित है, सिंध जो कि पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन के साथ मिशन इंद्रधनुष का संबंध है? यानी मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, मिशन इंद्रधनुष जो है ये बच्चों के टीकाकरण से है। नवजात शिशुओं को जो टीका लगाया जाता है ना, बच्चों के टीकाकरण से। अगला है, भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो देखिए भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है पूरे विश्व में? तो याद रखिएगा साथियों, बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी। अगला, इनमें से कौन से देश में अधिकतर संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो याद रखिएगा अपना देश भारत में ही सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। यानी इनमें से कौन सा भारत का एक राज्य है जिस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। रूसी साम्राज्यों को राष्ट्रों का कारागार इनमें से किसने कहा था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो देखिए लेनिन ने। लेनिन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। किसी जीवित जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब क्या हो? तो याद रखिए किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है, कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस की खोज कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो याद रखिए क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी। 21 जनवरी को इनमें से किनका या किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें वह अंतिम गुरु थे, इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो देखिए इनमें से किसका जन्म दिवस जो है डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो साथियों 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं हम लोग, चिकित्सक दिवस। और किसके जन्म दिवस पर? तो याद रखिए डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्म तिथि पर। अगला है, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो देखिए बाबर की पुत्री कौन थी? तो गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला है, सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से इनमें से कितना तापमान कम हो जाता है? जब आप प्रत्येक 600 फीट समुद्र के नीचे गहराई पर जाओगे तो तापमान जो है प्रत्येक 600 फीट पे 10 डिग्री सेल्सियस कम होती जाता है। अगला है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था। साथियों कोशिश किए आपको 10 मिनट में क्लास करवाने का, लेकिन लगभग 13 मिनट हो गया। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी जरूरी था। तो साथियों आपको आज का क्लास कैसा लगा है? बहुत दिनों के बाद मैराथन क्लासेस के बाद एक शॉर्ट वीडियो आपको आज प्रोवाइड करवाए हैं और ये जो 33 क्वेश्चन मैंने आज क्लास में आपको करवाए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सारे मैराथन क्लास 100 क्वेश्चंस का, 500 क्वेश्चन का, 1000 क्वेश्चन का मैंने एक ही क्लास में करवाया है। चैनल के अंदर मिल जाएगी, आप लोग जरूर जाकर देख लेना और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।